जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हमारा जी होप सो हमारी लास्ट क्लास होगी भैया प्रेस 15 के ऊपर और हमारा लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इससे पहले हम छोटी सी बात देख लेते हैं जी। हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें हमने रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है, ये सारी बातें आपने ना अपने पास नोट करते जाना। ये जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हमने किसी को कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके देनी है, ठीक है। या हमारा क्या हो सकता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे मजीद हम रेवेन्यू कब बुक कर सकते हैं, ऑन पॉइंट इन टाइम पे भी बुक कर सकते हैं हम रेवेन्यू को, ठीक है। उसकी कंडीशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ओवर टाइम भी हम रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम बुक करने के लिए वो तीन कंडीशंस को मीट होना जरूरी है, और पॉइंट इन टाइम जब हमने रिस्क एंड रिवार्ड अगर हमने ट्रांसफर कर दिया। सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे, इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे आया वाली हमारी एग्जाम्पल थी, उसमें हमने क्या करना है, ओवर द पीरियड क्या आपने करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, तो ये अपने पास एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर लेनी, तो आपने नोट डाउन कर लेना है। जो जो बातें मैं करता जाऊंगा वो आपने नोट डाउन करते जाना है। इस एरिया से आपका अच्छा एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, तो इसको आपने, बहुत आसान टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना और उसी तरीके से आपने लेकर चलना। सवाल शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी समझी आपको जरा शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये पहले नाम से जाहिर हो रहा है कि वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड से शुरू होकर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो रहे होंगे, ये जिनका हमारा टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होगा, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहेंगे, ये हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड से शुरू होंगे और दूसरे अकाउंटिंग पीरियड तक फैले भी होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, या ये प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, इनसे हमें प्रॉफिट आ सकता है, या ये ऑनरस हो सकते हैं। ऑनरस आपने ये IAS 37 के अंदर पढ़ा होगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कि जो हमने शुरू में सोचा कि हमारे इस कॉस्ट, इस हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ना जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का, और जो हमारी कॉस्ट होगी वो होगी 20 रुपये, तो हम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो हो जाएगा 80, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हम सर्विसेज प्रोवाइड करते गए, तो मटेरियल चीज़ें इतनी महंगी हो गई, या जो हमने कंस्ट्रक्शन करके देनी थी उसमें लेबर मजदूर और सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि हमारे 120 रुपये का खर्चा हो गया। तो रेवेन्यू तो हमारा चेंज नहीं होने वाला उस बंदे के साथ जो हमने रेवेन्यू डील किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब हमारे क्योंकि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल। तो इसको कहते हैं जी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा लाजमी। अच्छा जी, अगर आपका प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो IFRS 15 के अंदर डील होता है, IFRS 15 इसको डील करता है, ठीक है। आप उसमें प्रॉफिट को कैसे बुक करते हो, ये अपने पास छोटी सी समरी बना लेनी है। जो आपका प्रॉफिट है विल बी बुक्ड, या विल बी रिकॉग्नाइज्ड कैसे, एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। SOC का मतलब है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पर आपका जो टोटल प्रॉफिट है ना, जो आपने कमाना है वो 500 है, और अभी तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब आपने एक प्लाजा बना के देना है, ठीक है। वो प्लाजा अभी तक 60% कंप्लीट हो गया, वो प्लाजा 60% कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो PNL के अंदर जो हमारा रेवेन्यू गया होगा ना, जो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया होगा PNL की तरह रेवेन्यू, हम क्या करेंगे, इस 500 का 60% प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर देंगे अपने पास, ठीक है। रेवेन्यू भी हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना होता है, कॉस्ट भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे, और हमने क्या करने होता है, प्रॉफिट भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे। तो हमने यहाँ प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर दिया, वो कितना बन गया जी हमारे पास 300, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको कौन डील करता है, वो डील होता है जी IAS 37,
ठीक है, प्रोविजंस उसको डील करती हैं। ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं है, याद रखना। उसमें एक टर्म्स होती थी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, फ्यूचर में अगर कोई में लॉसेज आने हैं तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये अब हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते, अब हमें इसे फुलफिल करना पड़ेगा। और आइए फर्स्ट 15 डील करते हैं, इसके ऊपर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो टोटल लॉस होना है ना, वो होना है 500 का। और जो हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, हम कहेंगे 60% अभी तक जो है ना वो हमारा प्लाजा कंप्लीट हो गया। तो आइए फर्स्ट 15 क्या कहेगा, जो आप लॉस को रिकॉग्नाइज करोगे अपनी किताबों के अंदर, अपनी किताबों में आप लॉस को रिकॉग्नाइज कर दोगे कैसे, कि जो आपका लॉस इनकर हो गया, मतलब 60% आपने काम खत्म कर दिया है, तो 60% प्लाजा बन गया, अभी 40% बनना है, तो बाकी 40% लॉस होगा। हम कहेंगे जितना इनकर हो चुका है लॉस 500 का 60%, 300 का लॉस बुक कर लो IFRS 15 के तहत। और बाकी IAS 37 आपको कहेगा कि आप बाकी लॉस की प्रोविजन आज ही बुक करो, बाकी लॉस की प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, उसी का मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, बाकी 200 की प्रोविजन आज ही बुक करो। ठीक है, तो हमने अपनी किताबों में लॉस पूरे का पूरा शो कर दें। ये ऐसी है जैसे आपकी NRV लॉस होता था, मतलब अभी तक आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हुई होती थी, इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही होती थी किताबों में 100 रुपए की, और इन्वेंट्री की जो जो हमारी NRV होती थी, हम कहते थे 80 रुपए, अगर मार्केट में बेचे तो 80 रुपए की। तो हम क्या करते थे, इन्वेंट्री को अभी सेल भी नहीं किया होता था, लेकिन NRV लॉस अपने पास बुक कर लेते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि अभी एक लॉस इनकर नहीं हुआ, अभी 40% काम होना है, तो उसका लॉस हमने पहले प्रोविजन अपने पास बुक कर लेनी है। तो उसकी एंट्री कैसे कर लेंगे, ओके, हमारे पास लॉस एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट किताबों में हम 200 से, और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, 200 से क्रेडिट। जिस दिन वाकईतन लॉस हो जाएगा उस दिन हम इस प्रोविजन को उल्टा देंगे। ठीक है, हम कहेंगे वाकईतन लॉस हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास से कैश चला गया या पेबल चला गया, तो हम उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने बेसिक 5, जो हमारा जिस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके चलना है ना, उसका हम पहले सवाल देखते हैं, सवाल से बात को शुरू करते हैं। मैं सवाल उठा देता हूँ। चलो नजर आ जाओ, किधर चले गया। सवाल को खुद ही ड्राफ्ट कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट करने की बजाय। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल हमारी ABC कंपनी है। ठीक है, हम क्या लीगल सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लीगल और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लीगल और एडवाइजरी सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं, हमने ये लीगल ABC कंपनी ने लीगल और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, ज़मीर कंपनी को। ये सवाल आपको ड्राफ्ट करके मैं दे दूंगा। ठीक है, एक ज़मीर कंपनी है, उसको आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने एक लीगल ओपिनियन देना है, लीगल ओपिनियन बना के देना है। ठीक है, आपने कानूनी कार्रवाई आपने एक शीट सी बना के देनी है, वो लीगल ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ किसके काम का होगा, ज़मीर के काम का होगा। बाकी हम उसको क्या करेंगे, किसी और बंदे को सेल आउट नहीं कर सकते। तो अगर एंटिटी की परफॉर्मेंस एक ऐसा एसेट को क्रिएट कर रही हो जो कि एंटिटी के बाद में किसी अल्टरनेटिव यूज का ना हो, और उसको वो पेमेंट भी मिल जानी हो,
इन फ्यूचर। तो हम कहेंगे कि हमने रेवेन्यू को कैसे बुक करना होता है, ओवर टाइम। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वैसे भी हम रेवेन्यू को कैसे बुक करेंगे, ओवर टाइम। तो इसका सिर्फ आपको मैकेनिज्म सिखाने लगा हूं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एबीसी कंपनी है हम, और हमने लीगल और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी इसको, ज़मीर कंपनी को, और हमने एक लीगल ओपिनियन बना के दिया। किसी मामले में उसने हमसे लीगल ओपिनियन बनवाया, हमने वो लीगल ओपिनियन बना के दे दिया। हमारा जो एग्रीड रेवेन्यू है ना, ये सवाल नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, मैं सवाल आपको दे दूंगा। 1.4 मिलियन हमारा एग्रीड रेवेन्यू है, और इसकी जो डिटेल्स है ना, वो ये ऐसे दी गई है हमारे पास। अच्छा जी, जो हमारी डेट ऑफ कमेंसमेंट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट दी गई है जी 1 अक्टूबर 2014। और ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, डीओसी का मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 सितंबर 2015 को कंप्लीट होगा। तो एक अकाउंटिंग पीरियड से शुरू होकर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा है, ठीक है। हमारी जो कॉस्ट एक्सपेक्टेड है ना, कि हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, 6 लाख, ठीक है। और जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है 31 दिसंबर 2014 तक, तो ये मेन 4 बातें दी हुई है सवाल के अंदर। वो कितनी है, 2,40,000। तो एंड पे ये भी लिखा हुआ है कि जी ज़मीर कंपनी जो है ना, उसको ये सारे पैसे पे करने पड़ेंगे उस काम के लिए जो उसने 31 दिसंबर 2014 तक कर दिया होगा सारा काम। तो इसका मतलब हमारा ये ओवर टाइम हमने रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें शर्त होती थी कि एंटिटी की परफॉर्मेंस अगर एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रही है जो हम एंटिटी के किसी काम का नहीं है, और बाद में हमें उससे पैसे मिल सकते हैं जितना काम हमने कर लिया, तो हम अपने पास इसको ओवर टाइम बुक करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टेप किया करेंगे ना, वो होगा जी हमारा स्टेप नंबर 1, याद रखना। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, हमने निकाला करना है ओवरऑल प्रॉफिट। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रॉफिटेबल है कि ऑनरस है, ऑनरस की हम अलग से देखेंगे। ये हमारे पास टोटल डाटा दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे हम 2014 का क्या है और 2015 का क्या है, हम 2 सालों का, ठीक है। हम कहेंगे कि हमें रेवेन्यू कितना आना है जी, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल। अब इसको क्या हमें आना, 14 लाख, 14 लाख। एज ऑन पीएनएल बना रहा हूँ, आप इसको एज ऑन भी समझ सकते हो, ठीक है। फिर आपने लिखनी है कॉस्ट टू डेट, कि आज तक कितनी कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट आज तक लग चुकी है। हम कहेंगे जी 2,40,000, ठीक है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, किसके ऊपर कितनी लगनी है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये है जी हमारी कॉस्ट टू डेट, ये है जी हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। कि ये 14 लाख कमाने के लिए आज तक जितना खर्चा हो गया ना 2014 में, वो 2,40,000 है जो हमें यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और ये कॉस्ट एक्सपेक्टेड, ये टोटल कॉस्ट आपके पास दी हुई है कि 6 लाख टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट लगेगी। तो हमने कहा कि अगर 2,40,000 अब तक लगी है, तो फर्दर फर्दर इसके ऊपर 3,60,000 लगेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट से हम कितना रेवेन्यू कमाएंगे, हम कहेंगे 8 लाख रुपए का हम रेवेन्यू कमाएंगे, सॉरी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि हमारे पास ये क्या है, ये एक प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, इसके बाद हमारा स्टेप 2 हुआ करेगा। स्टेप 2 का नाम है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हमने निकालनी है कितना परसेंट हमारा जो है ना, एसओसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, हमारी कॉस्ट टू डेट को हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी कि अब तक कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमने कहा कि हमारी कॉस्ट टू डेट है ना, वो 2,40,000, 2,40,000 हमारा लग चुका है अभी तक। और टोटल हमारा कितना लगना है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल है जी 6 लाख रुपए, 2,40,000 जमा 3,60,000, तो हमारा टोटल लगना है 6 लाख। तो हम कहेंगे कि अभी अभी तक हमारा जो है 40% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है और कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करनी है। बहुत आसान सा हल है,
ठीक है, आपने ये स्टेप याद रखने बस। स्टेप 3 क्या होगा आपका? आपने एज एट पीएनएल बना लेना। कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि पीएनएल भी एज एट होता है। पीएनएल तो हमारा फॉर द ईयर होता है, लेकिन ये हमने क्या बनाना है? एज एट पीएनएल। ठीक है, ये स्टेप ऐसे फॉलो करते जाना है आपको। हर सवाल में ये स्टेप एप्लीकेबल होंगे। हम कहेंगे हमारा रेवेन्यू जो है जी, अब तक जो हमारा रेवेन्यू है ना, 14 लाख का, 14 लाख का कितना, 40% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो ये कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा जी 5,60,000। ठीक है, अब तक की जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आप कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो कि जैसे कॉस्ट ऑफ सेल होती थी ना, तो ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सी कितनी कॉस्ट लग गई। तो हम कहेंगे कि टोटल कॉस्ट ये लगनी है, इस टोटल कॉस्ट का कितना लग गया जी? 40%। तो 6 लाख का 40% अब तक इसके ऊपर लग गए। तो मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। तो मैं कहूंगा जी मेरी 2,40,000 अभी तक कॉस्ट लगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास जी प्रॉफिट? अब तक जो मेरा प्रॉफिट किताबों में बुक हो जाना चाहिए वो कितना है? 3,20,000। ये मैं एज ऑन बात कर रहा हूँ ना, एज ऑन। अच्छा, एक सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ कि देखो, जो आपकी जो पीएनएल के अंदर आप जो कॉस्ट लेके जा रहे हो 2,40,000, और जो आपकी कॉस्ट टू डेट है, आज जितनी कॉस्ट आपकी आज तक लगी है, वो भी दोनों आपस में बराबर है। तो कोई सिचुएशन आगे ऐसी आएगी जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आपने याद रखनी है बात। फिर हमारा स्टेप नंबर 4 होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 होगा हमारा फॉर द ईयर पीएनएल। ये आपसे वो पूछेगा, आपने क्या करना है? फॉर द ईयर पीएनएल बनाना है। अच्छा, ये 2014 के लिए था, याद रखना। इसी तरीके से हम 2015 के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, ये 2014 के लिए हमने कहा कि आज तक जो हमारा रेवेन्यू है वो बुक कितना हो जाना चाहिए? 5,60,000। तो हमने यहाँ रेवेन्यू को पहले साल ये दोनों बराबर होते हैं। हमने कहा आज तक जो रेवेन्यू बुक हो जानी चाहिए वो 5,60,000 है। आज तक जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो बुक हो जानी चाहिए 2,40,000। और आज तक का जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो कितना आ जाना चाहिए? 3,20,000। ठीक है, ये समझ आ गई हो तो हम दूसरे साल पे मूव करते हैं, फिर आपको बातें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास 2015। ठीक है, 2015 में वही हमारा 14 लाख रेवेन्यू है। ठीक है, और 2015 तक हमारी कॉस्ट टू डेट, 2015 तक हमारी कितने पैसे लग गए, कितनी कॉस्ट लगी? हमने कहा पूरे का पूरा 6 लाख रुपए कॉस्ट लगी, क्योंकि 2015 में खत्म हो जाना है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमारा प्रॉफिट कितना है जी? 8 लाख। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट टू डेट को हम तकसीम कर देंगे किसके ऊपर? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमने कहा कॉस्ट टू डेट जो आज तक कॉस्ट लगी है वो कितनी है? 6 लाख। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कितनी है? 6 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100, तो हम कहेंगे 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। 100% कंप्लीट। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो गया, फिर वही तीसरा स्टेप, एज एट पीएनएल। हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है क्या किताबों में? कैसे रिकॉग्नाइज करना है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर। कि हमने कहा जो हमारा रेवेन्यू है ना 14 लाख, इस 14 लाख का 100% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए अब तक। 100% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। कितना? 14 लाख। ठीक है, जो कॉस्ट है वो भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर निकालनी है आपने। 6 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है टोटल, और उसका 40%, सॉरी, इसका 100% अब तक आपकी कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए। तो हम कहेंगे कि 6 लाख रुपए कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए अब तक एज एट बना रहा हूँ मैं, ये याद रखना। तो ये कितनी होगी जी? 8 लाख का प्रॉफिट अब तक आपकी किताबों में आ जाना चाहिए। फिर आगे जी हमारा चौथा स्टेप 2015 के लिए, फॉर द ईयर पीएनएल। तो हम कहेंगे कि इस साल 2015 2016 14 के साल में तो हमने 5,60,000 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था।
अब तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? 14 लाख। अब तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? 14 लाख। तो यहाँ से देखो 2014 में आपने 5,60,000 कर लिया था, अब तक एज एट 14 लाख रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इस साल हमारा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? इस साल हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 8,40,000। ठीक है। फिर अब तक हमारी जो कॉस्ट है ना वो 2,40,000 रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है। टोटल अब तक कितनी हो जानी चाहिए? 2015 तक कितनी हो जानी चाहिए? 6 लाख। तो हम कहेंगे मजीद हम कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे? 3,60,000। ठीक है। इसी तरीके से अब तक 3,20,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो चुका है, और 2015 तक 8 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। तो 3,20,000 का पहले कर लिया, तो इस साल आप प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड कर लोगे? 4,80,000 का मजीद प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये स्टेप है जी, आपने इनको फॉलो करते जाना है, और इस तरीके से आपका क्या बनेगा? एज एट फॉर द ईयर पीएनएल। आपसे वो पूछ सकता है बताओ 2014 का पीएनएल कैसे बनेगा, उसमें रेवेन्यू क्या जाएगा, आपको ये फिगर जाएगी, कॉस्ट कौन सी जाएगी, ये फिगर जाएगी, प्रॉफिट क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरीके से 2015 के लिए भी पूछ सकता है, सेम यही आपके पास पैटर्न होंगे वर्किंग के। ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। वहां से हम सवाल उठा के लेके आते हैं, फिर हम सवालों की कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे साथ साथ। तो इस सवाल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, उम्मीद है ये आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा सवाल, नहीं तो मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। तो हम इस सवाल को यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, इस सवाल को आपने गौर से देखना है। ये समझ लो आपका एक इसका सबसे कम्प्रीहेंसिव सवाल करवाने लगा हूँ। इसके बाद एक और कम्प्रीहेंसिव सवाल होगा और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है। उससे ज्यादा मुश्किल फिर वो आपसे पूछ नहीं सकता बात इसमें। तो हमारे पास हुमैर लिमिटेड हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ स्कूल एंड लैंड, और एक हमने स्कूल बना के देना है किस लैंड के ऊपर? ऑलरेडी हेल्ड बाय द कस्टमर जुबैर लिमिटेड। तो हम एक ऐसा एसेट क्रिएट करके दे रहे हैं जो क्लाइंट के कंट्रोल में होगा। मतलब कि हम ऐसी जगह पे स्कूल जो हम बना रहे हैं उस जमीन के ऊपर बना रहे हैं स्कूल जो कि क्लाइंट के कंट्रोल में। तो हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन में पॉइंट ओवर टाइम पे रेवेन्यू बुक करते हैं। याद है दूसरी कंडीशन हुआ करती थी हमारी, द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स, 5 फ्लोर्स के ऊपर बिल्डिंग कंसिस्ट करती है, एंड द फॉलोइंग डिटेल शो द प्रोग्रेस ऑफ द 5 फ्लोर हैं जी। जो पहले साल है ना, हमें 4,65,000 का हमारा रेवेन्यू है, और कॉस्ट टू डेट है 1,60,000, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2,40,000। स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर उसने गिवन दी हो तो आपने खुद नहीं निकालनी। कभी भी आपने खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी है। आपका स्टेप 2 में उसने आपने खुद ब खुद उसने आपको दे दी है। तो जो क्वेश्चन में उसने दी हो उसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को आपने यूज करना है। अगर तो आपको कह दे कि आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हो, कैसे निकालते हो? कॉस्ट टू डेट को डिवाइड करते हो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। तो आप कहोगे ठीक है जी, हम कॉस्ट टू डेट को टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाती है। अगर तो ये सवाल के अंदर ऐसे एज इट इज लाइन लिख के देगा कि आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू डेट टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो हम कहेंगे कि अच्छा हम ऐसे एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। इसका नाम इनपुट मेथड भी होता है। ठीक है, इसका नाम इनपुट मेथड भी होता है। ठीक है, वो कहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेटेड थी इनपुट मेथड के तौर पे, इनपुट मेथड से, या फिर इसका मतलब क्या, कॉस्ट टू डेट टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन में खुद गिवन हो तो आपने अपनी तरफ से सियाना नहीं बनना, निकालनी नहीं है। जो उसने परसेंटेज दी हुई है वही आपने करनी है। सबसे पहले अभी यहाँ पे वही कर लेंगे कि हम ईयर 1 है हमारा, ठीक है, ये हमारा ईयर 2 है, ठीक है, और ये हमारा ईयर 3 है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, कि हमारा ईयर 1 है, ठीक है, ईयर 2 है, और हमारा ईयर 3 है।
वही सारे स्टेप जो हमने पहले किए हैं उनको हम फॉलो करते जाएंगे और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाएंगे। हम सबसे पहले कहेंगे जी हमारा पहले साल का जो रेवेन्यू है ना वो कितना, पहले साल का हमारा रेवेन्यू, तो पहले साल का हमारा जो रेवेन्यू दिया वो 4,65,000 है। ठीक है। और इसने जो ये कैलकुलेट की हुई है ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये आउटपुट मेथड पे की हुई है, वो कैसे होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा सर दर्द नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपने पंगा नहीं देना, जो उसने आपको वैल्यू दी आपने सिंपली वैसे एज इट इज कर लेगी, वो हम सीख लेंगे वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये आ गया जी 4,65,000 हमारा रेवेन्यू। ठीक है, हम उसमें से क्या करते थे जी, कॉस्ट टू डेट और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम क्या कर देते माइनस। जी हमारी कॉस्ट टू डेट है 1,60,000, कॉस्ट टू डेट हमारी 1,60,000 और हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है कितनी दी हुई, 2,40,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जवाब कितना, 65,000। तो ये हमारा क्या होता था जी, स्टेप नंबर 1, इसमें हम बनाते थे ओवरऑल प्रॉफिट। चेक करो कि ओवरऑल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग हुई। हम ये क्या कैलकुलेट करें, ओवरऑल प्रॉफिट चेक करो सबसे पहले तो। ठीक है, ये जल्दी जल्दी आपने अपने पास करते जाना है ये बात। अच्छा जी, दूसरे साल का भी इसी तरीके से बना लेते हैं। दूसरे साल जो हमें रेवेन्यू मिलना है वो कितना है जी, रेवेन्यू हमारा बढ़ गया दूसरे साल, 4,65,000 से हमारा रेवेन्यू बढ़ के दूसरे साल कितने पे चला गया। हमने उसके साथ थोड़ी सी नेगोशिएशन की, हमने कहा कि भाईजान इतने में काम नहीं होता, आप थोड़े से ना पैसे बढ़ा दो। तो उसने कहा कि चलो जी 4,70,000, क्योंकि हमारी देखो कॉस्ट भी बढ़ी है। ये एज एट बन रहा है आपके पास 2,85,000, 2,85,600, ये हमारी जी कॉस्ट टू डेट आ गई। और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, 1,22,400। ये हमने यहाँ से ये दोनों फिगर्स को उठा दी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू जो हमारा सॉरी प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 62,000। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरे साल का रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू हमारा फिर बढ़ गया, 4,80,000 तक चला गया। और हमारी जो टोटल कॉस्ट लगी वो कितनी, 4,10,000। और इस कोई फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट उसके ऊपर लगनी है। तीसरे साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस साल हमारा प्रॉफिट कितना होगा जी, 70,000। अच्छा जी, अब दूसरा स्टेप हमने फॉलो करना है, स्टेप नंबर 2। हमने क्या बनाना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अगर तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने खुद दी हुई है, ठीक है, मेरी बात सुन लो, मैं बता देता हूँ। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या जी, गिवन। पहले साल के एंड पे आप देखो कि आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी दी हुई है, 30%। दूसरे साल के एंड पे कितनी दी हुई है कि 65% काम कंप्लीट हो गया। और एंड तक जितना है वो 100% आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 100% काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास करो स्टेप नंबर 3। अगर ये उसने कहा होता कि आप कॉस्ट टू डेट पे कैलकुलेट करते हो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट टू डेट को तकसीम कर देते टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। तो क्या आता है आपका जवाब, 1,60,000 जमा 2,40,000। तो ये बन जाता है आपका तकरीबन आई थिंक 4 लाख, 160 प्लस 240, ये आपका बन जाता है 4 लाख। तो आप 1,60,000 को तकसीम कर देते 4 लाख पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो आपकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकलती इनपुट मेथड के थ्रू वो 40% निकलती। तो आपने साइंस नहीं लगानी अपनी, साइंस नहीं लगानी है आपने इस जगह पे। आपने जो उसने बताई भी है गिवन है सवाल के अंदर, वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन को आपने क्या कर लेना, यूज कर लेना। अच्छा, स्टेप नंबर 3 था हमारा, एज एट पी एन एल बनाना आपने। इसको यहाँ रखते हैं ताकि ये इसके नीचे आगे बढ़े। अच्छा जी, एज एट पी एन एल बनाना है। हमने क्या कहा था, हमारा जो रेवेन्यू है वो कैसे रिकॉर्ड होना है। अब मैं सिर्फ एक बार करता जाऊंगा क्योंकि जगह है हमारे पास काम है। हमने कहा कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू 4,65,000 और हमारा काम कंप्लीट हो गया 30%, 4,65,000 का 30% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए इस साल में। ठीक है, और जो हमारी कॉस्ट है वो कितने बनता है, वो बनता है 139,500। ठीक है, इसी तरीके से 1,60,000 जमा 2,40,000,
4 लाख का 30% आपका क्या बन जाना चाहिए, कॉस्ट। 4 लाख, यहाँ पे लिख लो, 4 लाख का 30% आपकी कॉस्ट अब तक रिकॉर्ड हो जानी चाहिए किताबों में। ठीक है, तो हम कितनी रिकॉर्ड कर लेंगे, 1,20,000। और हमारे पास जो प्रॉफिट है अब तक, जो हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए, तक जो हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए वो कितना होना चाहिए, किताबों में साल है पहला, कितना, 19,500 हमारी किताबों में हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अच्छा, ये बात तो मैंने पिछले सवाल में बोली थी आपको कि आपका आज तक जो खर्चा हुआ है वो है 1,60,000, लेकिन आप पीएनएल के अंदर अभी तक सिर्फ जो पीएनएल के अंदर लेके गए वो 1,20,000 का खर्चा है। तो मतलब 40,000 का ऐसा खर्चा है जो आपने खर्चा तो कर लिया है, लेकिन वो 40,000 का खर्चा आप अभी तक पीएनएल में आपने चार्ज नहीं किया आपने। ठीक है, कॉस्ट के तौर पे उसको चार्ज नहीं किया, तो मतलब वो आपको आने वाले वक्तों में फायदा देगा, वो आप अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। और जब वो आप खर्चा वाकईतन आप उस खर्चे को पीएनएल में ले जाओगे तो एसेट को अपनी किताबों से खत्म कर दोगे। तो एक खर्चा जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, देखो आपकी आज तक की कॉस्ट है 1,60,000 हो चुकी है, ये हो चुकी है कॉस्ट टू डेट आज तक, लेकिन आप पीएनएल के अंदर सिर्फ 1,20,000 आपने अभी तक लेके गए हो कॉस्ट। तो आप सिंपली क्या करोगे कि जो आपका रिमेनिंग 40,000 की अमाउंट है आप उसको क्या एक एसिड के तौर पे अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, तो जब इंट्रीज करूंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये छोटी सी बात। अच्छा जी, हम स्टेप 3 के ऊपर ही रहते हैं, स्टेप 3 को हम फॉलो करते हैं। 4,70,000 का अभी तक 65% हमारा रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो 4,70,000 का 65 दूसरे साल में 4,70,000 हमारा रेवेन्यू, और इसका 65% अभी तक बुक हो जाना चाहिए। रेवेन्यू कितना बनता है, 30,55,00, 30,55,00। और ये जो टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,85,600 प्लस 1,22,400। इसका 65% तक हमारी कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, बुक हो जानी चाहिए। वो कितनी बनती है, 2,65,200। ये हमारी क्या थी, कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए, 2,65,200, 4,03,00। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तीसरा साल आ गया, तीसरे साल की वर्किंग हम करेंगे। तीसरे साल की वर्किंग कैसे करेंगे हम, कि 4,80,000 का 100% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए अभी तक हमारी किताबों में। तो हम कहेंगे 4,80,000 का 100%, अभी तक 4,80,000 तक का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे 4,10,000 का 100% हमारे पास कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए। तो 4,10,000 का 100%, 4,10,000, अभी तक हमारी किताबों में 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। ये एज ऑन बन रहा है, एज ऑन, ठीक है ना, ये देखो एज एट पीएनएल। अब हमने बनाना है फॉर द ईयर पीएनएल, जो हमारे से वो रिक्वायरमेंट करता है हमसे। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप 4 होता था कि बताओ हमारे फॉर द ईयर पीएनएल के अंदर क्या चीज जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रेवेन्यू, उसमें आ जाएगी जी कॉस्ट, और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, अब चीज़ों को देखते जाना, बहुत आसान सी बातें हैं। आज तक हमारा जो है ना 1,39,500 रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए आज तक, एज एट पीएनएल हमें बता रहा है कि आज तक हमारे 1,45,000 रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। तो हमने पहले साल 1,39,500 रेवेन्यू बुक कर लिया। आज तक 1,20,000 की कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए, तो हमने 1,20,000 की कॉस्ट बुक कर ली। आज तक जो हमारा 1,00,000, सॉरी 19,500 अपने हमारे पास प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, हमने 19,500 प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा साल आ गया, पहले साल ये दोनों आपस में एज एट पीएनएल और फॉर द ईयर पीएनएल आपस में बराबर हुआ करेंगे हमेशा। अच्छा, दूसरा साल आ गया, दूसरे साल ये हमारे पास 30,550 तक रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। कितना कितना बनता है ये, तकरीबन 3,05,500 का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए था हमारे पास, और अभी तक 1,39,500 का बुक हुआ है। तो फर्दर फर्दर देखो, फर्दर कितना रेवेन्यू आपने दूसरे साल में बुक करना है, फर्दर आपने दूसरे साल में कितना रेवेन्यू बुक करना है। तो हम कहेंगे 1,66,000 का रेवेन्यू हमने मजीद बुक करना है। इन दोनों का डिफरेंस कि अब तक 3,05,500 का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए था, 1,39,500 का तो पिछले साल ही बुक हो गया था। तो 1,66,000 का रेवेन्यू आप मजीद बुक कर दो मजीद। अब तक 2,65,200 तक की कॉस्ट आपके पास क्या हो जानी चाहिए थी, बुक।
1,20,000 के अभी पहले साल में बुक हो चुकी है, तो फर्दर फर्दर आपने कितनी कॉस्ट बुक कर लेनी है इन दोनों का डिफरेंस? 1,45,000 200। तो 19,500, अब तक 40,300 का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट अभी तक कितना बुक कर लिया पहले साल में? 19,500। तो प्रॉफिट को आपने बढ़ा के कहाँ तक लेके जाना? 40,300 तक। तो मजीद कितना प्रॉफिट आप बुक करोगे? 20,400। तीसरे साल में आ जाएंगे हम। अब तक 4,80,000 का आपके पास क्या बुक हो जाना चाहिए? रेवेन्यू। तो पिछले साल तक 3,05,500 का रेवेन्यू बुक हो चुका है। तो मजीद मजीद आपने कितना रेवेन्यू बुक करना है? मजीद आपने कितना रेवेन्यू बुक करना है? तो हम कहेंगे कि मजीद हमें 4,10,000 का रेवेन्यू, सॉरी, मजीद हमें 1,74,500 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए। अब तक 4,10,000 की कॉस्ट आपकी बुक हो जानी चाहिए। अब तक आपकी 4,10,000 की कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए, और आपने अभी तक कितनी बुक कर ली है? 2,65,200। तो मजीद आप कितनी कॉस्ट बुक करोगे? मजीद कितनी कॉस्ट बुक करोगे अपने पास? 1,44,800। ठीक है, तो आपका आज तक प्रॉफिट कितना बुक हो जाना चाहिए? 70,000। आपने 40,300 पहले प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो आप मजीद कितना प्रॉफिट बुक करोगे? 29,700। ठीक है, ये जी आपका सिंपल एज इट इज 4 स्टेप आप लेके चला करोगे। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक तरीका तो मैंने बता दिया, इनपुट के मेथड से कैसे निकलता होता है कि आप कॉस्ट टू डेट को तकसीम कर दो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है जी? ये 160 प्लस 240। दूसरे साल के लिए कितनी है? 285 प्लस 6। ठीक है, ये 285 600, 122 400। और इसके लिए कॉस्ट टू डेट और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों यही है। ठीक है, आउटपुट मेथड पे कैसे निकलता है वो हम देख लेंगे। ये 4 स्टेप है, इनसे आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। अब हमारा सवाल जो था ना असल, हम अगर उसने हमसे कह दिया कि बताओ आप एक्सट्रैक्ट बनाओ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो ये जी एक्सट्रैक्ट बन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन गया। साथ उसने कहा था हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो चीज आएगी ना उसके भी एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो ये कंप्रीहेंसिवली मैं ना आपको चीज समझा रहा हूँ, आपने ना इसको थोड़ा सा गौर से समझना। इस सवाल को बार 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 अच्छे तरीके से देख लेना। इससे टफ सवाल आपसे ना वो पूछ नहीं सकता। एक छोटा सा कंसेप्ट है अनबिल्ड रेवेन्यू का, कि आपको पैसे नहीं मिले, तो आपने वो छोटा सा कंसेप्ट इसके साथ मिला के देख लेना। इसके अलावा इसके में कोई इतनी खास बात नहीं होगी। यही 4 स्टेप आपसे सिंपल बेसिक सवाल पूछ रहा होगा। अगर मैं ईयर 1 की एंट्री आपको करके दिखाऊं तो देखो कैसे होंगी हमारे पास एंट्रीज। एंट्री से हम ना चीजों को सीखते हैं। हम कहते हैं कि हमारी आज तक की जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट टू डेट है 1,60,000। हम इसकी एंट्री करते हैं। इसको पास अपने पास ना एक एसिड के तौर पर रिकॉर्ड कर लो। हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कर लो अपने पास 1,60,000 पे से, और हमारी जेब से ना पैसे चले गए 1,60,000। ठीक है, इसको हमने अपने पास एक एसिड के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया। हमने ना एक एसिड बना दिया कि फ्यूचर में हमें ये जो पैसे हमने लगा दिए हैं ना बिल्डिंग के ऊपर 1,60,000 रुपए, ये फ्यूचर में हमें रिकवर होने हैं। ठीक है, जैसे प्री पेड एसिड होता था। ठीक है, आप पहले से क्या कर देते थे? एसिड को पैसे पे कर देते थे और बाद में उसको आपका फायदा मिलना था। तो जब बाद में फायदा मिल ले लेते थे आप फायदा, तो आप एसिड को खत्म कर देते थे अपनी किताबों से। ठीक है, और अपने पास जो सर्विसेज हैं फायदे वगैरह को उस चीज को हम रिकॉर्ड कर लेते थे। तो ऐसे ही है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसे लगा दिए और बाद में हमने उस बंदे ने हमें पैसे दे देने। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। फिर हमें उस बंदे से उस फिर हमने जो रेवेन्यू बुक करना है वो ये वाला रेवेन्यू बुक करना है। हमने ये जो हमने फॉर द ईयर एंड पीएनएल बनाया ना, फिर हम रेवेन्यू की एंट्री करेंगे कि जी हम रेवेन्यू बुक कर सकते हैं 1,39,500। हम अपने पास क्या करेंगे कि बंदे ने हमें क्या दिया? 1,39,500। ठीक है, और हमने इसके पास रेवेन्यू बुक कर लिया अपने पास। अभी तक हम रेवेन्यू में जो अमाउंट लेके जा सकते हैं वो कितनी है? 1,39,500। ये जी रेवेन्यू बुक कर लिया हमने पीएनएल की फिगर से। ठीक है, अगर रेवेन्यू बुक किया है तो हमने क्या पकड़ना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक करनी है। हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है ये आपको सीओ कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर लो। ठीक है, अपने आसानी के लिए। लेकिन ये क्या होगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। हम कहेंगे हमारा जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 1,20,000, और जो हमने एसेट अपनी किताबों में बुक किया था 1,60,000 रुपए का, उसको खत्म कर दो। हमने कहा था कि ये एसेट तब तक रिकॉर्ड करके रखेंगे जब तक वो बंदा पैसे नहीं देगा। तो
अब उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए, उस बंदे ने हमें कितने पैसे दे दिए, 1,39,500, 1,39,500। ठीक है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट जितने से बुक किया था 1,60,000 से, हमने उसको किताबों से खत्म कर दिया कि भाई पहले साल के एंड पे अभी इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट की कोई जगह नहीं। अच्छा, अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है किस साइड पे, डेबिट साइड पे। तो हम कहेंगे कि वर्क इन प्रोसेस एसेट डेबिट कर दो। कितने से 40,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब इसको समझो कि ये हुआ क्या असल में ना। आपने जो कॉस्ट चार्ज की है ना, कॉस्ट चार्ज इन पीएनएल, पीएनएल के अंदर जो आपने कॉस्ट चार्ज किया वो कितनी है आपकी, ये वाली कॉस्ट 1,20,000। आप पीएनएल में कितने पैसे लेके गए हो, 1,00,000, कितना खर्चा लेके गए, 1,20,000। लेकिन जो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू डेट है, हमारी कॉस्ट टू डेट कितनी है, 1,60,000। तो 40,000 रुपए का ऐसा खर्चा है जो आपने किया तो है, किया तो है, लेकिन वो आप पीएनएल में अपने पास लेके नहीं गए। तो हम इसको एक जैसे वर्क इन प्रोसेस एसेट होता था ना, कि अभी ये एसेट बन रहा है, तो जब ये बन जाएगा इससे हम जब इसका बिल हो जाएगा तो हम इसको अपने पास क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक वर्क इन प्रोसेस एसेट के तौर पे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। ठीक है। तो हम ये वर्क इन प्रोसेस एसेट कैसे निकाला करेंगे कि हमने जो कॉस्ट चार्ज की है पीएनएल के अंदर, और जो हमने कॉस्ट टू डेट, इसका टी अकाउंट भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, दूसरा साल आया। अब आगे आगे चलते जाओगे ना तो आप लोगों को जरा एंट्री समझ आती जाएंगी बात। ये जी हमारे पास दूसरा साल आ गया। दूसरे साल में हमने फिर कितना खर्चा किया जी, 2,85,600 तक का हमने खर्चा कर दिया। तो 1,60,000 का हमने पहले खर्चा कर दिया था, 1,60,000 का हमने पहले खर्चा कर दिया था। अब मजीद 2,85,600 तक का खर्चा कर दिया, एज एट है ये। तो मजीद हम कितना, इन दोनों का डिफरेंस, मजीद हमने कितना खर्चा किया, तो मजीद हमने जितना खर्चा किया हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे बुक कराएंगे सबसे पहले। एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारा डेबिट एक किस्म का एसेट है कि 12,000, 1,25,600, सॉरी 1,25,600 कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, और ये हमारे पास है जी, पैसे चले गए, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हमने पैसे लगा दी। ठीक है। ये हमने अपने पास एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे साल जी हमने जो रेवेन्यू बुक करना है, हमने कितना रेवेन्यू बुक किया, 1,66,000। हमने क्या किया, हमें जो पैसे आए वो कितना है, 1,66,000, और हमने रेवेन्यू को बुक कर लिया 1,66,000। तो इस साल हमने जो कॉस्ट लगाई थी 1,25,600, लेकिन हमने रेवेन्यू कितना बुक कर लिया, 1,66,000। ठीक है। तो हमने 1,66,000 का रेवेन्यू बुक कर लिया, हमने रेवेन्यू ज्यादा बुक कर लिया। ठीक है। इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करोगे, 4,00,000 कितनी है जी ये, 1,45,200। और हमारी कॉस्ट टू डेट अगर आप निकालो, 1,60,000 का खर्चा, 1,60,000 का जो खर्चा था ना, वो पिछले साल तक हो गया था, और इस साल तक 2,85,600 का खर्चा हो गया था। तो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितनी थी, 1,25,600। अब तक का जो खर्चा मजीद हो गया ना वो 1,25,600 है। लेकिन अगर हम देखें कि हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल बुक किया वो कितनी बुक किया, 1,45,200। तो मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री का करूंगा, 1,45,200। एज एट पीएनएल से हम रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सी एंट्रीज है। कि रेवेन्यू की एंट्री क्या होती है, वो हम बुक कर रहे हैं। तो हमने रेवेन्यू कितना बुक किया था जी, ये 1,66,000। तो हमने एंट्री कर दी कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बुक की थी जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बनाई भी आपने इतनी सारी, उसको खत्म कर दो भाईजान। उसका अब ले लिया बेनिफिट, हमने उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। कितनी बनाई थी, 1,25,600। तो वो जो हमने ऊपर एक वर्क इन प्रोसेस एसेट बनाया हुआ था ना किताबों में जो नजर आ रहा था, उसमें से भी कुछ पोर्शन हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। उसमें से भी कुछ पोर्शन हमने यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज कैसे कर लिया कि भाई हम जो पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल लेके गए 1,45,200, लेकिन आज तक का खर्चा 1,66,000, सॉरी 1,60,000, और 2,85,600 का डिफरेंस, आज तक का खर्चा 2,85,600 तक हो गया है, और 1,60,000 पहले तक हो गया था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दूसरे साल का खर्चा है, और वो डिफरेंस कितना था, 1,25,600। लेकिन हम ले गए 1,45,200। तो जो हमारा वर्क इन प्रोसेस एसिड था वो क्या, खत्म कर देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एसिड हम किताबों से खत्म कर देंगे, 19,600, जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फिगर है। फिर इसी तरीके से हमारे पास ईयर 3 आएगा।
ठीक है। ईयर 3 में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अपने पास डेबिट कर लेंगे हम सिंपल, कि जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतनी कॉस्ट लगी है और वो कितनी है जी, यहाँ से हम देख लेते हैं। कि 4,10,000 तक हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉस्ट लगी है। पिछले साल कितनी लगी थी? 2,85,600 तक। तो तीसरे साल में कितनी लगी है? 2 साल तक 2,85,600 लगी है और आज तक 4,10,000। तो तीसरे साल के अंदर कितनी लगी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो वो हम कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की हम एंट्री किससे करते हैं? कॉस्ट टू डेट, जो फॉर द ईयर होती है। अच्छा, ईयर 3 आ गया, हमने अपने पास क्या कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की। उसी तरीके से स्टेप रिपीट हो रहे हैं। 1,24,400 से हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को डेबिट कर देंगे और हमारे पास से जी ये कैश चला गया 1,24,400। फिर हमने कहा जो हमें कैश आया है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है यहाँ से हमने, फिर वहां आए हमने अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, कैश डेबिट कितने से, 1,74,500 से। 1,74,500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू बुक किया तो हम कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करेंगे। हम वो कैसे बुक करेंगे जी, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर लेंगे कि हम इस बार कॉस्ट ऑफ सेल कितनी लेके गए, 1,44,800। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा हुआ है 1,24,400 हुआ है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ सेल में कितना खर्चा लेके जा रहे हैं, 1,44,800। तो हम ज्यादा खर्चा लेके जा रहे हैं, ठीक है। प्लस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक एसेट बनाया हुआ था, इसको पहले किताबों से खत्म कर दो फौरन। कितने से बनाया था हमने ये? 1,24,400 से। तो बाकी जो आपके पास थोड़ा सा वर्क इन प्रोसेस एसेट बना हुआ था ना, मतलब कि आपका जो वर्क इन प्रोसेस आपने बुक किया था वो कितने पे बुक किया था सबसे पहले? 40,000 पे। 40,000 पे बुक करने के बाद उसमें से 19,000 आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, 19,600। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो सारे का सारा वर्क इन प्रोसेस एसेट आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब आपकी किताबों में कोई भी वर्क इन प्रोसेस एसेट नजर नहीं आ रहा होगा, 204,000। अब इसको माइनस करोगे 204,000 को, तो ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये आपकी थी जी एंट्री। तो अगर वो पहले साल के एंड पे आपसे पूछे कि भी बैलेंस शीट बना के दो, तो आप सिंपली बना लोगे। क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में आपका क्या नजर आ रहा होगा पहले साल के एंड पे? यहाँ बैलेंस शीट छोटी सी बना लेते हैं। आपका वर्क इन प्रोसेस एसेट नजर आ रहा होगा, ठीक है, कितने का? 40,000 का, ठीक है। रैम ये तो पीएनएल तो आपका फॉर द ईयर पीएनएल ये बना पड़ा है ना, वो किसी भी साल का मांग सकता है, तो इन 4 वर्किंग से हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे साल में आप क्या करोगे, हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस एसेट था 40,000, उसमें से कुछ कमी होगी, उसमें से कुछ कम हो गया, कितना? 19,600। तो 40,000 में से 19,600 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो जवाब आया, तो हम कहेंगे वो हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस बचा। और इस तरीके से चौथे साल हमारा वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब इसको हम आराम से भी देख सकते हैं टी अकाउंट के थ्रू, जो कि बहुत आसान तरीका है। वर्क इन प्रोसेस कैसे निकलता है? वर्क इन प्रोसेस क्या था कि हमने खर्चा तो जो कर दिया ना, हमने जो कॉस्ट इनकर कर दी है, हमने जो कॉस्ट इनकर कर दी है वो 2 लाख कर दी है, ठीक है। लेकिन हमने जो पीएनएल में चार्ज किया ना, वो कितने किया? 1,80,000। तो 20,000 रुपए की ऐसी कॉस्ट है जो हमारी वर्क इन प्रोसेस, जैसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है ना, उससे हमें बाद में फायदा मिलना होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमें फायदा मिलता है तो हम उसको वर्क इन प्रोसेस को किताबों से खत्म करते जाते हैं अपने पास से। तो ये सारा काम करना। तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका, ये मोस्ट टफेस्ट सवाल मैंने आपको करवाया, ठीक है, जो कि बहुत इजी 4 स्टेप आपने मॉडल की अप्रोच यूज करनी है। आपने एक बात एसेट रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री आपको पता है बहुत आसान सी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर कोई डिफरेंशियल आ रहा है तो वो आपका वर्किंग प्रोसेस एसेट है। और अच्छा, ये वर्क इन प्रोसेस एसेट आपको कैसे पता लगेगा कि क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं सबसे पहले इसके ऊपर आपको बता देता हूँ। वर्क इन प्रोसेस एसेट आपका क्रिएट कैसे हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो ये देखो, जब भी आपकी जो कॉस्ट टू डेटा कितनी, 1,60,000, और आपने आप पीएनएल के अंदर जो कॉस्ट लेके गए हो कितनी, 1,20,000, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो,
और ये डिफरेंस हमेशा तभी आएगा जब आउटपुट मेथड यूज हो रहा होगा, आउटपुट मेथड यूज हो रहा होगा। ठीक है, ये डिफरेंस तब आएगा जब आउटपुट मेथड यूज हो रहा होगा। तो अपने जहन में नशीन कर लो, आउटपुट मेथड के अंदर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बनेगी। ठीक है, ये सब कुछ रोला रपा किसमें होगा, आउटपुट मेथड के अंदर। इनपुट मेथड में हमेशा जो कॉस्ट टू डेट है और हमारी जो, ये मैं फर्दर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, कॉस्ट टू डेट ये वाली और जो हमारी कॉस्ट पीएनएल में चार्ज हुई है, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर हुआ करेंगे। ठीक है, बराबर हुआ करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, और दूसरे साल में हमने कॉस्ट जो चार्ज की है, जो कॉस्ट हमने कितनी चार्ज की है अपनी पीएनएल के अंदर, 2,65,200। मतलब क्या हमने ये जो हमने पीएनएल के अंदर फर्दर जो हमने चार्ज किया 1,45,200, और हमारी वहां तक लग कितनी की थी कॉस्ट, 2,85,600, और इन दोनों का अगर डिफरेंस हो तो वो 1,45,200 नहीं बनता। ठीक है, इसी तरीके से देख लो, ये यहाँ से देख लो कि 4,10,000 तक लगनी चाहिए थी, तीसरे साल में जाके तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैच नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ से देखा करना है कि 1,20,000 शुरू से बात करते हैं। 1,20,000 हम पीएनएल के अंदर ले गए, लेके जाना चाहिए था पीएनएल में, जो आज तक खर्चा हो गया 1,60,000, 40,000 का खर्चा नहीं लेके गए तो उसके बाद एसिड रिकॉर्ड कर लो। फिर दूसरा, दूसरे साल 2,85,600 तक का खर्चा हो गया, तो दूसरे साल में कितना खर्चा हुआ, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस ले लेना। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1,25,600। 1,25,600 का मजीद खर्चा हुआ है, लेकिन आप पीएनएल में ज्यादा ले गए हो, पीएनएल में ज्यादा ले गए हो आप, ये देखो पीएनएल में ज्यादा ले गए, तो आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरे साल पे आपका 4,10,000 का खर्चा हो जाना चाहिए था। ठीक है, पहले आपने कितना बुक कर लिया, 2,85,600, तो मजीद कितना बुक करना है, 1,25,600। सॉरी, ये जो तीसरे साल की फिगर है, कितनी थी जी वो, तीसरे साल की फिगर 1,24,400। 2,85,600 पिछले साल तक बुक कर सकते हो, 2 साल के एंड तक। तीसरे साल में आपने जो फर्दर बुक करनी है वो कितनी, 1,24,400। लेकिन आपने पीएनएल में कितना लेके गए हो, पीएनएल में कॉस्ट कितनी लेके गए हो, 1,44,800। तो इसका मतलब आप ज्यादा लेके हो, वर्किंग प्रोसेस आपका फिर थोड़ा कम हो जाएगा और किताबों से खत्म हो जाएगा और नजर आना बंद हो जाएगा। तो बस इसको एज इट इज अगर समझना है तो रटा मार लेना, इतने डिटेल में वो कभी भी नहीं जाएगा, इतने ज्यादा टफ वो कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और सवाल है अनबिल्ड रेवेन्यू वाला, तो वो सवाल ना मैं आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों से कोई सवाल नहीं हो रहे होंगे, उसके लिए एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बात को कंप्लीट करता हूँ कि आपने जो वर्किंग प्रोसेस है ना, आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर ऐड कर दो कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, ये लिख लेना अपने पास, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट माइनस कर दो आप कॉस्ट चार्ज टू पीएनएल, ये आपके पास बन जाएगा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। क्या आपके पास कोई वर्किंग प्रोसेस एसेट बचा था, तो हम इसको जरा टी अकाउंट से ना यूं बना के देख लेते हैं 1 मिनट में, तो अब आपको ना बात जरा अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि मैं एक वर्किंग प्रोसेस है ना जो, उसका अकाउंट बना दी। जब पहला साल था ना, ये पहले साल के लिए बना रहा हूँ, जब पहला साल था तो ओपनिंग में वर्किंग प्रोसेस हमारा एक एसेट होता है, तो ओपनिंग में हमारा कुछ भी नहीं था। फिर हम जो कॉस्ट टू डेट लेके गए थे ना, जो हमारी कॉस्ट टू डेट हुई थी, आपको याद होगा 1,60,000, लेकिन हमने जो पीएनएल के अंदर फिगर लेके गए थे ना, वो सिर्फ कितनी लेके गए थे, 1,20,000। तो ये आ गया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट इनकम टू डेट, माइनस कर देंगे कॉस्ट चार्ज टू पीएनएल, तो जवाब आ जाएगा कैरी डाउन वर्किंग प्रोसेस, कुछ बचा जी, 40,000 बचा। फिर इसी तरीके से जब हमने दूसरे साल का बनाना है, ये वैल्यूज आपने ऊपर से देखते जाना। ठीक है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरे सामने वैल्यूज हैं। तो दूसरे साल का वर्किंग प्रोसेस में जो अकाउंट बनाऊंगा, मैं कहूंगा ओपनिंग मेरे पास कितना जी, 40,000, और अब जो हमारी कॉस्ट टू डेट है फॉर द ईयर, ठीक है, 1,25,600, लेकिन हमने जो पीएनएल में चार्ज करती थी ना, जो हमने पीएनएल में चार्ज 1,45,200, तुम्हारा वर्किंग प्रोसेस अकाउंट थोड़ा सा कम हो गया, कितना रह गया कैरी डाउन में, दूसरे साल के एंड पे 20,400। यही तीसरे साल के एंड पे आप बनाओगे, ईयर 3 के एंड पे वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट, कि ओपनिंग हमारा कितना था, 20,400, 20,400, और जो हमारी कॉस्ट टू डेट आज जो लगी है, उसको हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था कैसे, 1,24,400, और जो हम पीएनएल के अंदर लेके गए थे खर्चा तीसरे साल के एंड में, वो था 1,44,800। ठीक है, तो कैरी डाउन में कोई वर्किंग प्रोसेस एसेट नहीं बचा, इसको चेक कर लेना।
तो बात को अब थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। ये तो था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रॉफिटेबल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो और वो क्या हो आपका, प्रॉफिटेबल। अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो और वो प्रॉफिटेबल ना हो, वो क्या, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो। मिसाल के तौर पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम है जी कॉन्ट्रैक्ट ए, और दूसरा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट बी। अब मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ, एज्यूम करता जाता हूँ, ये सवाल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जी हमारा जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू है हमारा 1 लाख रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट बी से जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा 1,20,000। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो कॉस्ट टू डेट है, उसके बाद हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू डेट इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी है जी, 30,000। दूसरा हमारा इसकी कितनी है जी, 45,000। और जो ये प्रॉफिट आना है इसके ऊपर हमें कितना आना है, 25,000। इसकी कॉस्ट टू डेट है 50,000। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 75,000। तो इसके ऊपर हमें 5,000 का क्या आना जी, लॉस। अब हमें इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे लेके चलना है, तो हम सिंपली वो देखते हैं। और इसने नीचे बताया हुआ है कि जो आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट होती है, the company recognize the revenue and profit based upon the stage of completion method, and the stage of completion is determined as per cost incurred to the date relative to the total expected cost of the contract। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने लाइन आपको वहां से पढ़ के भी बता दी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो आपकी सॉरी कॉस्ट टू डेट रिलेटिव टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आम जुबान में बोले तो कॉस्ट टू डेट को डिवाइड कर देना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर। तो हमने वही अपने 5 4 स्टेप को फॉलो करना है और हमने सवाल कर लेना। स्टेप नंबर 1 हमारा था जी ओवरऑल प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ जी आते हैं हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू पहले कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितना है जी, 1 लाख रुपए। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए कर रहा हूँ, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारी कॉस्ट टू डेट कितनी है जी, 30,000। और हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 45,000। और हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 25,000। अच्छा, स्टेप 2 होता था हमारा जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ कंप्लीशन को हम कैसे करते थे, देखिए जी, जो हमारी कॉस्ट टू डेटा उसको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर डिवाइड कर दो, किसके अब तक कितना काम हो गया हमारा। तो हमारी कॉस्ट टू डेटा 30,000, और हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है जी, सॉरी, तो हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, 30,000 और जमा 75,000, तो ये बन जाएगी टोटल 75,000। तो इस टाइम तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगा जी, 40%। तो हम यहाँ स्टेप 3 में क्या करते थे, ये वही बार बार उसी चीज की रिपीटेशन है। हम एज एट पी एन एल बना लेते थे कि आज तक हमारा पी एन एल के अंदर कौन सी फिगर जानी चाहिए। तो हम ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेस के ऊपर रिकॉर्ड करते थे चीज़ों को। तो हम कहते थे जी रेवेन्यू, आज तक जो हमारा रेवेन्यू ना 40%, असल रेवेन्यू का 40% बुक हो जाना चाहिए। 1 लाख का 40% जी कितना बनता है,
40,000 रेवेन्यू आज तक हमारा बुक हो जाना चाहिए। फिर ये टोटल 75,000 कॉस्ट है हमारी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 40% हमारी जो कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए। हम कहेंगे जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी बुक हो जानी चाहिए, 30,000। जब उसको 40% लोगे तो 75,000 का तो ये इतना ही बनेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 10,000। पहले साल में हमें 10,000 प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो स्टेप 4, पहले साल में फॉर द ईयर P&L और हमारा एज एड P&L बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर आ रहे होंगे, तो हम इसको जल्दी जल्दी बना देते हैं कि आज तक जो हमारा रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए वो कितना, 40,000 बुक हो जाना चाहिए। और आज तक हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी बुक हो जानी चाहिए, 30,000 की। और आज तक हमारा प्रॉफिट कितना बुक हो जाना चाहिए, 10,000 का। हमने अब हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं जल्दी से, जो हमारा इसको समझने का जो हमारा बेसिक मकसद था। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बी की बात करूं तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट जब मैं निकालूंगा, इसका जो रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू हम देख लेना, आप ऊपर से मैं आपको देख के बताता जाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सवाल अपने सामने रख लेना। इसका जो रेवेन्यू था वो था हमारा जी 1,20,000। और इसकी जो हमारी कॉस्ट टू डेट थी वो कितनी थी, 50,000। और हमारी जो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट थी कितनी थी, 75,000। हम कहेंगे जो हमारा लॉस है वो कितना है, 5,000। इसके ऊपर हमें क्या आ जाएगा, लॉस। ये था हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, स्टेप 1। ओवरऑल को हम एज एड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। आज तक जितना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ये एक एक साल का डाटा दिया हो तो हमें पहले एक एक साल की सिर्फ बुक कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी स्टेप 2। यहाँ पे आपने क्या निकालना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन वैसे निकलेगी, हमारी कॉस्ट टू डेट को डिवाइड कर देंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट टू डेट हमारी कितनी है जी, 50,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसके ऊपर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 1,25,000। तो हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी 40%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी आ गई हमारे पास, 40%। तो एज पर IFRS 15 40% हमारे रेवेन्यू को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब हम एज एट P&L स्टेप 3 इसके सामने हो रहा है, ठीक है। आज तक हमें जो रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, 1,20,000 का जो रेवेन्यू है उसमें से हमें रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए 40%। 1,20,000 का 40% रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, वो कितना बनता है जी, 48,000। और आज तक हमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 1,25,000 का 40% आपको कॉस्ट बुक कर लेनी चाहिए, वो कितना, तो सी और यस कर लो, कितनी है जी वो, 1,25,000 का 40% आपकी बन जाएगी जी, 50,000। तो आज तक आपका जो 2,000 का लॉस बुक हो जाना चाहिए, ये 2,000 रुपये का लॉस, ये एज पर IFRS 15 था। लेकिन हमने पढ़ा था कि ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में आप इमीडिएटली लॉस पूरे का पूरा बुक कर लेते हो, ठीक है। ये तो था आपके एज एट P&L। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। स्टेप 4 आ गया जी हमारा। फॉर द ईयर जब आप P&L बना रहे होगे ना, तो आपको करेंगे आज तक जो है ना आपका रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए 48,000। आज तक, क्योंकि पहला साल है बिजनेस का तो सब कुछ बराबर आ रहा है, फॉर द ईयर P&L और एज एट P&L। अच्छा, आज तक आपकी कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए 50,000। और आज तक आपका जो लॉस बुक हो जाना चाहिए था वो 2,000 का बुक हो जाना चाहिए था, 2,000। लेकिन IAS 37 यहाँ आएगा, वो कहेगा कि आपने अभी इसी साल के अंदर आपने उस लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ कह देंगे जी, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, 3,000 रुपये का मजीद लॉस बुक करो। तो हमें अपने लॉस को उठा के कहाँ ले जाना, 5,000, ठीक है। तो इसकी इसकी जो एंट्री है, ये जो 3,000 है इसकी एंट्री कैसी हुई होगी, ये ऐसे हुई होगी कि हमने 3,000 का लॉस बुक कर लिया, तो लॉस फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 3,000 से हमने डेबिट कर दिया होगा। और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को बुक कर लिया किताबों में, कितने से, 3,000 से। बाकी सारी एंट्रीज जैसे मैंने आपको सिखाई है वो वैसी ही होंगी, ठीक है। और जब हमारे
पास अगले सालों में एक्चुअली 3,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, एक्चुअली जब हमारे पास 3,000 का लॉस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3,000 का लॉस हो जाएगा, इस प्रोविजन को डेबिट कर देंगे अपने पास, प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट कर दो कि 3,000 का जो लॉस था ना वो होना था वो हो गया, हो गया। ठीक है, वो 3,000 का लॉस हो गया। रिवर्सल बुक कर लेंगे हम, क्योंकि रिवर्सल ऑफ प्रोविजन पीएनएल के अंदर हम एक इनकम ले जाएंगे अपने पास। ठीक है, क्योंकि 2002 के साल में हम एक एक्सपेंस लेके जा चुके हैं। ठीक है, एक एक्सपेंस लेके जा चुके हैं, फिर वो एक्चुअली में जब 2003 आया और वो लॉस हो गया, एक्चुअली में जब वो 2003, वो जब अगला साल ये 2002 था और अगला साल था 2003, तो एक्चुअली में जब वो लॉस हो गया तो वो लॉस एक बार तो हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा यहाँ पे मजीद 3,000 रुपये का लॉस। ठीक है, और एक हम प्रोविजन हमने पिछले साल में भी बना ली थी, लॉस एक हम पिछले साल में ले गए थे अपने पास। तो हम क्या करेंगे कि जब ये तो लॉस दो बार चला गया, तो जब ये लॉस 2 बार चला गया तो हम क्या कर देंगे, जो जिस अगले साल जिस साल लॉस वाकई हो जाएगा, जब वैन इनकर हो जाए, तो उस साल अभी जो प्रोविजन बुक हुई है प्रोविजन को उल्टा दो और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन को आप अपने पास बुक कर लो, क्या 3,000 से। ये पीएनएल में आपके पास एक किस्म की खुशी चली जाएगी। अच्छा, ये तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, आप इसके ऊपर हम थोड़ी सी, इसका एक छोटी सी बात रह गई है, अब उसको भी मैं कवर कर देता हूँ यहाँ पे। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, या वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है, या वो ऑनरस हो सकते हैं। स्पेलिंग सही कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि हमें नहीं पता, हमारी अनसर्टेन आउटकम्स हो, हमें कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, कितने पैसे आने हैं, हमारी आउटकम क्या अनसर्टेन हो, उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो हमें एक स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है ना, वो स्टैंडर्ड गाइडेंस ये देता है कि आपने क्या करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना, प्रॉफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये मैंने लिखा है प्रॉफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अगर आपको नजर ना आए तो उसमें फिर हमने क्या करना है, हमने जो अपनी टोटल रेवेन्यू है ना वो टोटल कॉस्ट के बराबर ले लेना है। टोटल हमारा जो रेवेन्यू है ना, फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू है 100, तो हमने जो कॉस्ट है ना उसको भी अपनी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देना 100 तक, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या आ जाए 0। अब मैं इसके ऊपर छोटी सी बात करता हूँ, फिर इसके बाद इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो देख के हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं जल्दी। मिसाल के तौर पर हमारा ईयर 1 है, ईयर 1 में हमारा जो रेवेन्यू है ना वो है जी 100 रुपये, और जो हमारी कॉस्ट टू डेट है वो कितनी है 10, और जो हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है 70। तो हमारा जो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए वो कितना 20 का प्रॉफिट हमारे पास बुक हो जाना चाहिए। इधर स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट निकालिए, स्टेप 2 हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है, कितनी कॉस्ट टू डेट को हम तकसीम कर देंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 के ऊपर, तो ये हमारे पास कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगा, 12.5% हमारा काम कंप्लीट होगा। स्टेप 3 में हम क्या करते थे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। अगर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस के ऊपर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें ना, तो 100 का 12.5% कितना बनेगा हमारे पास 12.5, और हमारी जो कॉस्ट है 10, हमारी 10 नहीं कॉस्ट है, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 80। तो 80 का अगर मैं 12.5% लूँ तो मेरे पास कितना बनता है, वो आपके पास बनता है 10। ठीक है, तो आपके पास यहाँ किताबों में 2.5 का प्रॉफिट नजर आ जाएगा, लेकिन अनसर्टेन आउटकम होगी तो हमने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को क्या कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। हमने अपनी कॉस्ट को क्या कर देना, रिस्ट्रिक्ट। क्या आज तक 2.5 का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था, स्टेप 3 था, लेकिन हम फॉर द ईयर पीएनएल के अंदर क्या कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि रेवेन्यू जो आपका है ना वो कितना, सॉरी हम अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उस हद तक जिस तक हमारी कॉस्ट हुई है, कि आप रेवेन्यू 12.5% में बुक करो, आप रेवेन्यू कितना बुक करो जितनी आपकी कॉस्ट है, ताकि आपका प्रॉफिट क्या है किताबों में 0। तो हम जो कॉस्ट है हमारी कितनी आ रही है जी
तो हमने ये 12.5 के रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 10 तक, तो हमारा प्रॉफिट उस किताबों में आ जाएगा 0। अब ऐसा हो कि दूसरा साल आ जाए, तो फिर हमारा 100 रुपये का रेवेन्यू है, जो हमारी कॉस्ट टू डेट है वो 40 है, और जो हमारी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी 40 है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 80। अगर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालू स्टेप 2, तो कॉस्ट टू डेट है 40, और जो हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है 80, हमारा आ जाएगा 50%। अब हमारी जो अनसर्टेन आउटकम थी ना वो सर्टेन बन गई। अब हमें पता लग गया कि हमें सर्टेन हो गया कि हमें पैसे मिलने। पहले साल जिस साल हमें सर्टेन नहीं था ना, तो हम अपने क्या कर दिया, हमने अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमने उसको सिर्फ अपनी कॉस्ट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि हमारे पास किताबों में कोई प्रॉफिट न नजर आए। दूसरे साल में हमने क्या किया जी, अब हमने एज एट P&L बनाना है कि आज तक जो हमारा रेवेन्यू है ना वो कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। इस 100 का 50%, कितना 50 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए हमारे पास। और जो हमारा हमारी कॉस्ट है वो इस 80 का कितने परसेंट हो जाना चाहिए 50, यानी इस 80 का 50% रिकॉर्ड होना चाहिए यानी 40। तो आज तक हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आना चाहिए 10। तो अगर मैं फॉर द ईयर P&L बनाऊं तो उसमें मैं क्या करूंगा, वही मेथड। हम कहेंगे आज तक हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 50 बुक हो जाना चाहिए, रेवेन्यू सॉरी, आज तक हमारा रेवेन्यू कितना बुक हो जाना चाहिए 50। पिछले सालों में हमने जो रेवेन्यू बुक किया, पिछले सालों में हमने जो रेवेन्यू बुक किया वो कितना बुक किया 40, सॉरी 10 रुपये हमने रेवेन्यू बुक किया। पिछले सालों में हमने कितना रेवेन्यू बुक किया 10 रुपये। आज तक कितना हो जाना चाहिए 50, तो मजीद 40 रुपये का रेवेन्यू अपने पास बुक कर लो। आज तक टोटल कॉस्ट आपके पास बुक हो जानी चाहिए 40, आपने पिछले सालों में कितनी बुक कर ली है 10, तो मजीद आप कितनी बुक कर लोगे 30, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। तो आज तक आपके पास प्रॉफिट कितना बुक हो जाना चाहिए 10, तो पहले आपने कितना बुक किया हुआ 0, तो कितना बुक कर लेंगे मजीद 10, तो ये वैसे भी 10 बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, मैं आपको डिफरेंट सवाल दे दूंगा तो आपके हो जाएंगे बुक वाले का प्लान, हर चीज़ के सवाल आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर अनसर्टन आउटकम हो तो हम क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, हम अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किस तक, कॉस्ट तक, और अगर जिस साल में हमारी सर्टन आउटकम बन जाए तो हम अपना अकॉर्डिंगली बना लेंगे। तो इसकी मैं आपको इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ कि इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टन, तो कंपनी क्या करेगी, द कंपनी विल रिड्यूस द रेवेन्यू टू अ पोस्ट ब्रेक इवन सिचुएशन। ब्रेक इवन सिचुएशन में बना देंगे कि जिसमें हमारी ना प्रॉफिट हो रहा होगा हमें, ना कोई हमें क्या हो रहा होगा लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। ठीक है, डेट इज नॉट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अनसर्टेनिटी, जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी मिस्ड रेवेन्यू है उन सारे मिस्ड रेवेन्यू को बुक कर लेंगे। मिस्ड रेवेन्यू हमारे पास यहाँ क्या था कि हमने पहले जो रेवेन्यू 10 का बुक नहीं किया हुआ था, आज तक 50 का हो जाना चाहिए था, और हमने जो रेवेन्यू रह गया था जो बुक नहीं किया था उसको आज तक हमने क्या कर लेना, आज तक में एडजस्ट कर देना इसके अंदर, और इसको हमने बुक कर लेना मजीद रेवेन्यू को। ठीक है, तो 12.5 का होना चाहिए था, 2.5 जो मिस्ड था वो भी इसके अंदर क्या हो गया, कवर अप हो गया। अच्छा, और प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लेना है, रिकॉर्ड। तो ये था जी अनसर्टन आउटकम हो, ये सारी थ्योरी थ्योरेटिकल बातें दी हुई हैं आपके उसमें। तो ये हमारी जी तकरीबन लास्ट बातें चल रही हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ताकि मुझे भूल ना जाए वो बात। अच्छा, वो कह रहा है कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, बस आपने इसको सुनते जाना जल्दी जल्दी। अच्छा, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहा है अंडर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, द कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कॉस्ट, रेफर टू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर टू सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की वजह से लगी है ना, हम उसको कहेंगे कि हमारी कौन सी है जी, कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट। और दीज कॉस्ट आर कैपिटलाइज इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, अगर ये पैसे हमें वापस रिकवर हो जाने हैं तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे अपने पास एसेट बना लेंगे और इनको डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और जैसे जैसे हमें रिकवर होते जाएंगे तो हम इस एसेट को क्या करेंगे, किताबों से खत्म करते जाएंगे एक्सपेंस के स्टेटस में। कि मतलब हमें अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया, हमें रेवेन्यू मिल गया 1 लाख रेवेन्यू मिलना है, और उसमें से हमें 20% मिल गया, तो इस एसेट को भी 20% हम क्या कर देंगे,
डिक्रीज कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे पूरा रेवेन्यू में मिल जाएगा तो ये एसेट भी किताबों से खत्म हो जाएगा हमारी। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, इफ द कंपनी शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट जो है ना उसको कैपिटलाइज करेगी किन सिचुएशन के अंदर, इफ बोथ कंडीशंस आर मेट, ये दोनों कंडीशन क्या होती है, कि वो एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट वुड हैव नॉट बीन इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट ऑब्टेन्ड। भाईजान ये जो कॉस्ट आपने लगी है ना, जो कॉस्ट वो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लगी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो कॉस्ट भी ना हो, तो अपने आप से ना आपने इस तरीके से पूछना है कि ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, इसके ऊपर मैं आपको सवाल भी दूंगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट तब होगी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये कॉस्ट हुई है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ये कॉस्ट ना हो। मिसाल के तौर पर सेल कमीशन, कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो हमने जो सेल कमीशन दी है अपने वर्कर्स को, ठीक है, अगर हम वहां पे गए हैं, कोई हमने वहां पे ट्रैवलिंग अलाउंस पे किया, ठीक है, हमने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ना हमने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, ठीक है। अब वो बेशक होता या वो बेशक ना होता, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हमारा होना ही था, तो हम उसको कहेंगे कि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट के होने की वजह से वो हुआ, वरना वो ना होता तो हम कहेंगे कि वो एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। और वो क्या, हमें रिकवर हो जाना चाहिए, हमें उस बंदे से रिकवर हो जाना चाहिए, फिर हम एसिड रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पास, एसिड डेबिट करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता मोटाइज करेंगे जैसे जैसे हमें रेवेन्यू मिलता जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको समझते जाओ बस। द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिकवर दिस कॉस्ट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कि भाईजान हमने जितना भी खर्चा कर लिया ना, हम वो अपने पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर 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 वो खर्चा ना हुआ होता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल ना हुआ होता, ठीक है, उस खर्चे को आपने एक एसिड के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना है। बाद में अगर वो खर्चा रिकवरेबल है तभी आपने एसिड के तौर पर रिकॉर्ड करना है, और जैसे जैसे आपको रिकॉर्ड हो तो एसिड को खत्म करते जाओ, और उसको खर्चे को अपने पास जो मतलब आपके पास जो पैसे आए हैं, खर्चा नहीं, वो जो इनकम आई है, वो रेवेन्यू, वो आप उसके इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते जाओ। और जो नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट है आप उनको क्या करोगे, फॉरेन एक्सपेंस आउट कर दोगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दोगे, जिसमें जनरल एडवर्टाइजमेंट जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको हासिल हो या ना हासिल हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के होने की वजह से कॉस्ट नहीं हो रही, ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, ओवरहेड की कॉस्ट होगी, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो कॉस्ट होती, ठीक है। इस इस लाइन के ऊपर आपने गुजारना है, फिर आपको पता लगेगा कि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमने क्या करना है, कैपिटलाइज, अगर नॉन इंक्रीमेंटल हो तो उसको क्या करना है, हमने जल्दी से एक्सपेंस आउट कर देना। इसमें एग्जांपल क्या है कि कैपिटलाइज कॉस्ट इंक्रीमेंटल जो हमारी रिकवरेबल होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या, जैसे कि हमारा जो सेल कमीशन पेड, जो सेल कमीशन हमने पे किया, ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन, सेल कमीशन तभी पे किया जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वरना अगर नहीं मिला तो हमें क्यों देंगे। फिर कोई बोनस टू द एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हम सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने सिक्योर किया इस वजह से बोनस दे रहे हैं, अगर जनरल बोनस दे रहे हैं तो वो हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के तौर पे नहीं लेंगे। और ये चीजें जो हम इनको डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देंगे, हम इनको इंक्रीमेंटल नहीं समझेंगे, और ये रिकवर भी नहीं हो सकती, कोई लीगल फी हमने पे कर दिया, तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें हासिल हो ना हो, अब वो फी हमारा क्या, हमने लीगली कोई ना कोई कागजात बनवाए उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, एक बंदे के पास गए हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले ना मिले तो हम क्या करेंगे, वो हम उसको सिंपली रिकवर नहीं कर सकते। दूसरा क्या, जो हमारी सैलरीज ऑफ सेल इनका, तो ये फिक्स सैलरीज होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले तो हम क्या करेंगे, इसको भी इंक्रीमेंटल नहीं कहेंगे, मार्केटिंग के खर्चे भी हमारे, वो कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास छोटा सा इसने सवाल दिया हुआ, ये देख लेते हैं जल्दी से। वो कह रहा है जनरल एंट्री की एग्जांपल, वो कह रहा है एबीसी लिमिटेड विन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड पे 10,000 कमीशन टू द सेल पर्सन। एक हमने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया और हमने ना अपने जो सेल कमीशन है उसको 10,000 हमने एक सेल पर्सन को दे दिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 5 लाख इन रेवेन्यू, रेवेन्यू उसने कितना जनरेट करना है जी, 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, और 10,000 रुपए का खर्चा हमने जो कर दिया, तो हमने अपने आप से पहले पूछना है कि क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, हाँ जी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला इसी वजह से तो ये कॉस्ट हमें करनी पड़ी है, और हमें ये क्या हो जाएगा, रिकवरेबल भी हो जाएगा, तो हम इसको अपने पास एसिड के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसिड डेबिट करेंगे अपने पास 10,000 से, हम क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास से कैश चला गया। फिर जो हमारा जो रेवेन्यू है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो हमें 50,000 है ना, ये 5 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको ना 5,000 कर लो, जस्ट वेट अ व्हाइल। 5 लाख हमें मिलना है और हमारा रेवेन्यू चलता जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे रहने दो,
ये सबसे पहले पता लग गया, ये हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद हमने एसिड के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हमें जो 5 लाख रुपए मिलना है, और हमें जो 5 लाख मिलना है ना, ये 5 साल में मिलना है। हमें कब मिलना है? 5 साल में। तो इस एसिड को भी किताबों में से कितने साल में खत्म होना चाहिए? 5 साल में। एसिड हमने 10,000 पे रिकॉर्ड किया है, तो इसको तकसीम कर दो 5 से, हर साल 2,000 रुपए से एसिड का वजन चाहिए कम। तो हम मोटराइजेशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट एसिड को किताबों से खत्म करते जाएंगे। 5 साल के एंड पे हमें वो पूरे 5 लाख मिल जाएंगे और हमने उसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया होगा, और ये एसिड किताबों में नजर ही नहीं आ रहा होगा हमारे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं जल्दी से। शॉर्ट समरी क्या है? इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारा सेल कमीशन आता है, आर कैपिटलाइज करते हैं अगर वो रिकवरेबल है। और नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी जैसे लीगल फीस है, मार्केटिंग है, इसको जल्दी से एक्सपेंस आउट कर देते हैं। और कैपिटलाइज कॉस्ट को हम अमोर्टाइज करते हैं ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। जितने साल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है उतने साल में हमने उसको एसेट को भी अपनी किताबों से क्या करना होता है? खत्म करना होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है जी? वो कह रहे हैं अंडर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दो तरह की हम जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट और उसको फुलफिल करने की कॉस्ट। ठीक है। These are the costs incurred to perform under the contract before the revenue recognition। हमें परफॉर्म करना है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमने काम करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, फुलफिल करने की कॉस्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट, ये हमने पहले पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट इंक्रीमेंटल है या फिर हमारी नॉन इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। और हमारी अब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। अच्छा जी, हमने अब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। वो कह रहा है इन सर्टेन क्राइटेरिया, इफ द सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट, दोस कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एंड एक्सपेंस ओवर द टाइम एज द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज दे आर इमीडिएटली एक्सपेंसिव। कि अगर वो क्राइटेरिया जो है ना वो मीट हो रहे हैं ना, तो वो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? सिंपली अपने पास एक एसेट के तौर पे कैपिटलाइज कर देंगे और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करते जाएंगे जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड। अगर रेवेन्यू 5 साल के अरसे में रिकॉर्ड होना है तो वो भी 5 साल के अरसे में अमोर्टाइज होकर हमारी किताबों से खत्म हो जाएंगे और रेवेन्यू हमारी किताबों में आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया जो है ना वो क्या करेंगे? किस चीज के लिए हमने पढ़ना है? फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे के लिए तो हमने पढ़ लिया ना। द कंपनी शुड कैपिटलाइज द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट इफ ये 3 कंडीशन मीट हो जाए। क्या? द कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करनी चाहिए भाईजान कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कि ये जो हम कॉस्ट को, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहे हैं, एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी बंदे के साथ कि हम तुझे ये प्लाजा बना के देंगे, ठीक है, और जो जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉस्ट लगा रहे हैं ना, ये डायरेक्टली रिलेट करें इस प्लाजे को बनाने से। मतलब हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए, ठीक है, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने कोई लेबर वहां पे हायर किया, हमने कोई वहां पे एक मशीनरी, बाहर से एक मशीनरी लेके आए हैं, उस मशीनरी सिर्फ किसकी वजह से लेके आए हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन क्या होगी? हमारे लिए कॉस्ट होगी। उस मशीनरी, पूरी मशीनरी की वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। आप मशीनरी लेके आए, उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन, क्योंकि मशीनरी कल को किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी काम आएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेप्रिसिएशन, जितना टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट में काम आई है उतना टाइम की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप कॉस्ट उसके कॉस्ट के तौर पे ले सकते हो। तो इसमें क्या था? कॉस्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे रॉ मटेरियल, लेबर हो गया और एलोकेटेड ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट जनरेट और इनहांसेस द रिसोर्सेज यूज टू सेटिस्फाई द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसे हमारे जो कॉस्ट है ना, इससे हमारा जो एसेट है ना वो जनरेट हो रहा है या फिर हमारे इनहांस कर रहा है हमारे रिसोर्सेज को, फ्यूचर ऑब्लिगेशन को हमने सेटिस्फाई करना है। द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लाजमी शर्त है कि भाईजान ये कॉस्ट हमें रॉ मटेरियल जब हमने पैसा लगा रहे हैं हमें रिकवर होगी, तो हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। इफ दिस कंडीशंस आर नॉट मेट, ये मीट नहीं होती तो द कॉस्ट आर एक्सपेंस इमीडिएटली, इनको हमें एक्सपेंस के तौर पे बुक कर देना। इसमें एग्जांपल जो है कैपिटलाइज करनी है हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वो क्या? डायरेक्ट लेबर और मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, हमें चाहिए होती है। अगर हमें कोई इक्विपमेंट या टूल मंगवा लिया एक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी हमने क्या कर लेना? उनकी डेप्रिसिएशन को ले लेना। एलोकेबल जो हमारे, जो हमने सिर्फ स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ओवरहेड लगाए हैं ना, याद रखना, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ओवरहेड लगाए उनको हम लेंगे, लेकिन हमारे जो जनरल ओवरहेड्स होंगे हम उनको नहीं लेंगे। हमारे जनरल ओवरहेड्स हैं उनको हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जैसे हमारे इंजीनियरिंग, डिजाइन, मोबाइलाइजेशन, अगर ये सारी चीजें रिकवरेबल हो, ठीक है, और बाकी चीजें जो जनरल ओवरहेड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? ऑफिस का रेंट, एडमिन की सैलरीज है, सेलिंग और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, इनएफिशिएंसीज और अब नॉर्मल लॉस हो गया तो वो हम सब कुछ क्या कर देंगे? एक्सपेंस आउट कर देंगे फॉर। अब हमारी इस टॉपिक की लास्ट बात, फिर इसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है सवालों का, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा भी रहता है। अच्छा, देख लेते हैं जी।
XYZ लिमिटेड इनकर्स 50,000 कॉन्ट्रैक्ट इन द फुलफिलमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। हमने 50,000 का खर्चा कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को ना पूरा करने में, कोई भी खर्चा हो सकता है वो, और वो 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर ये अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो हम पहले अपने पास क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट करके 50,000 से और क्या करेंगे, कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट कर देंगे। फिर हमारे पास जो रेवेन्यू है वो 5 सालों में हमें मिलना है, तो हमने इसको 5 सालों में हमने अपने पास से क्या करना है, खत्म करना है। तो कितना लगेगा, 10,000। तो हम क्या करेंगे, हर साल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सपेंस या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट करके इस एसेट को खत्म करते जाएंगे। तो इससे हमारे पास समरी आ गई, छोटी सी पढ़ लेना अपने पास खुद ही, ठीक है। अच्छा, अब मेरी इस लेक्चर की लास्ट बात ये है कि अगर आपको मजीद इसके ऊपर कोई सवाल चाहिए होंगे तो वो मैं सवाल ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, बेतहाशा सवाल है, तो प्रैक्टिस सेशन में भी आपको वो सवाल करवा दिया जाएगा वैसे। तो लास्ट बात जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, और इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे, और ये मेरी तरफ से लास्ट वीडियो। अच्छा देखो, जब भी हम क्या करते हैं, हम एक हमें फॉर एग्जांपल हम ए हैं और ये कंपनी बी, हमने इसके साथ प्रॉमिस किया कि ना हम इसको गुड्स ट्रांसफर करेंगे 100 गुड्स, ठीक है। जब हमने इसको सेल की होती है तो हमारे पास क्या क्या डेबिट कर लेते हैं, कैश डेबिट। फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपए के दे दिए सारे के सारे 100 गुड्स, कैश डेबिट कर लेते हैं, रेवेन्यू को क्या कर लेते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये तो नॉर्मल सादे हालात है। और उस बंदे ने अगर हमें पैसे ना दिए हो ना, हम क्या कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लो अपने पास, और रेवेन्यू को फिर भी बुक कर लो, कह रहा है कि बंदा मैं पैसे दे दूंगा यार, 2 दिनों में पैसे दे दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब आपने जो जब गुड्स डिलीवर कर दिए ना, बेशक आपको पैसे में नहीं मिले, तो आपका जो राइट है ना वो स्टैब्लिश हो चुका है। लफ्जों को ना जरा गौर से सुनना, जो आपका राइट है ना वो स्टैब्लिश हो चुका है, आपका जो राइट है ना वो स्टैब्लिश हो चुका है इस वक्त, ठीक है। आपका राइट अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब है कि कोई आपके राइट पैसों को अपने पास अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री करने के लिए आपके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई हुई कि भाई अब आप मुझसे पैसे नहीं मांग सकते। मतलब आप दो बंदों के दरमियान कोई इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई कि आपने मुझे 100 गुड्स देना है, इसके बाद 200 गुड्स और दोगे ना जब आप, फिर आपने मुझे पैसे मांगने हैं। तो हम कह देंगे उसने कंडीशन लगा दी कि पहले जो 100 गुड्स है ना, पहले 100 गुड्स के पैसे तब मांगने हैं जब आप अगले 200 गुड्स हमें ट्रांसफर कर दोगे। तो हमने कह दिया कि इस सिचुएशन में हमारा जो राइट है ना वो कंडीशनल हो गया। तो इस बात के ऊपर भी मैं आता हूँ पहले, तो इस वाली सिचुएशन में हमारा राइट अनकंडीशनल है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ सिर्फ हमारा इसका रिलेशन है। मतलब वक्त गुजरेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने पास हमें पास हमारे पास पैसे आ जाएंगे। और उसने कोई भी इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई हुई कि ये पैसे मैं इस कंडीशन के ऊपर तुम्हें दूंगा और इस कंडीशन के ऊपर नहीं दूंगा। तो हमने कहा कि जब भी हमारा राइट और वो अनकंडीशनल होता है, हम अपने पास एंट्री कर रहे होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर रहे होते हैं। बट इफ ऐसा होता कि वो हमें कहता कि भाईजान मैं जो तुम्हें ये पैसे है ना, ये पैसे तब दूंगा, ये पैसे तब दूंगा जब ये तूने मुझे 100 गुड दे दिए ना ए प्रोडक्ट के, जब बी प्रोडक्ट के ना तुम मुझे 50 यूनिट दे दोगे ना, फिर तुम जो है ना मुझसे ये पैसे मांगने का हक रखते हो, ठीक है, फिर तुम मुझे ये पैसे मांगने का हक रखते हो। हमारा जब राइट है ना वो कंडीशनल हो गया, मतलब डिपेंड कर रहा है किसी सिचुएशन के ऊपर, किसी काम के करने के ऊपर डिपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमारा राइट कंडीशनल हो तो बहुत आसान सी बात है। अनकंडीशनल हो तो हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके रेवेन्यू को बुक कर लेते हैं। आज हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी थी, कितनी, 100 गुड्स हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी थी, ठीक है। अनकंडीशनल मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सिर्फ वक्त गुजरने के साथ, वक्त गुजरेगा तो हम अब से पैसे मांग सकते हैं, और कोई हमारे साथ शर्त नहीं रखी हुई उस बंदे ने ना। लेकिन दूसरे में हमारे साथ शर्त रखी हुई है कि भाईजान जो पहले आपने सेल किए ना 100 यूनिट्स, उस 100 यूनिट के पैसे आप तब मांग सकते हो हमसे जब आप बी जो प्रोडक्ट है, ये ए के 100 यूनिट बेचे हमने दे दिए, जब बी के हमें 50 यूनिट दे दोगे, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने यकम जनवरी पे ना ये 100 यूनिट दे दिए और ये मैंने देना है 31 अप्रैल पे, या मैं इसको आसान रखता हूँ, यकम फरवरी पे मैंने ये देना है। तो मैं करूंगा कि यकम जनवरी को मैं क्या एंट्री करूंगा अपने पास, मैं कहूंगा ये यकम जनवरी को जो है ना, मैं अपने पास ये एंट्री करूंगा, यकम जनवरी को मैं अपने पास ये एंट्री करूंगा कि यकम जनवरी को जब मैंने 100 गुड्स दे दिए, तो मेरे पास रिस्क एंड रिवार्ड 100 गुड्स के ट्रांसफर हो गए, तो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 100 गुड्स है मैंने ये 500 रुपए के बेचे हैं, मैं अपने पास क्या करूंगा, 500 रुपए से रेवेन्यू बुक कर दूंगा। फिर जब मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करने लगूंगा ना, अपने आप से पूछ लेना अकाउंट रिसीवेबल, क्या आपका राइट कंडीशनल तो नहीं है।
कि आपका राइट कंडीशनल तो नहीं है, मतलब ये जो पैसे आपको मिलने हैं किसी कंडीशन पे तो नहीं डिपेंड कर रहे हैं जी, कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, जब हम 50 यूनिट्स बेचेंगे ना, अगले डिलीवर करेंगे तब हम ये पैसे मांग सकते हैं। तो अब आज हम अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट नहीं कर सकते अपने पास, तो बस अकाउंट रिसीवेबल का नाम चेंज हो जाएगा, हम अपने पास क्या बुक कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। हम 500 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू को बुक कर लेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो हम बुक करेंगे क्योंकि हमने गुड्स डिलीवर जो कर दिए। इसके बाद आ गया जी यकम फरवरी। यकम फरवरी को हम क्या करेंगे, हमने मजीद जो 50 यूनिट्स दिए ना, वो 100 रुपए के दे दिए, तो हम क्या करेंगे जी, इन 50 यूनिट का तो कोई कंडीशन नहीं लगी हुई ना, कि ये 50 यूनिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इनका 50 यूनिट का 100 रुपए का रेवेन्यू जो बुक करो, ठीक है। और यकम फरवरी को जो हमारा राइट कंडीशनल किया हुआ था तुमने, कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया था किताबों में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को कर दो खत्म, कि भाई अब हमने वो डिलीवर करनी थी ना गुड्स, अब हमने डिलीवर कर दी है, अब हमने अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लेना कि भाई अब लाओ पैसे। अब तो हमने वो कंडीशन फुलफिल कर दी, अब हम हक रखते हैं, अब तुम हमारे पास लाओ, हमने ये एंट्री ऐसे करनी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आपके पास लिखा हुआ है कि आज जब भी हमारा कोई राइट है वो कंडीशनल है, डिपेंड कर रहा है किसी एक काम के होने के ऊपर, तो हम तब तक अपने पास अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री नहीं कर सकते। तो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री नहीं कर सकते तो भाई कोई मसला नहीं, अकाउंट रिसीवेबल की जगह आंखें बंद करके सोचना अकाउंट रिसीवेबल ही बुक किया हुआ है, और यहाँ पे लिख देना सी ए कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है। और बाकी जिस दिन आप वो कंडीशन को मीट कर दो, उस कंडीशन को मीट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म करके किताबों से अकाउंट रिसीवेबल को बुक कर लेना। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।